नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों आज साइकोलॉजी का जो टेस्ट है वो बाद में आएगा, बाद में मतलब तीसरे नंबर पे, क्योंकि हिंदी का जो पेपर है ये आज 8 बजे लेकर आ रहा हूं। तो देखिएगा, इसके पहले मैंने पर्यावरण का टेस्ट भी डाल दिया है। ये सेकंड टेस्ट है आज हिंदी का, और साइकोलॉजी का टेस्ट निश्चित रूप से आएगा, बन चुका है, लेकिन उसको बाद में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो पूरे ही 30 प्रश्नों को करेंगे दोनों लेवल के लिए। वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। लगभग यूँ मानो आज साइकोलॉजी का टेस्ट 3 बजे नहीं आएगा, लगभग 12 बजे या 11 बजे या 10 बजे तक भी आ सकता है। ठीक है, 10, 11, 12 के आसपास आ जाएगा साइकोलॉजी का पेपर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। टाइम याद रखना, साइकोलॉजी का पेपर 10 बजे से 12 बजे के बीच में आएगा, है ना। इनमें से कौन सा शब्द एक प्रत्यय के योग से नहीं बना है? भौगोलिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक और सांस्कृतिक। तो देखिएगा, एक प्रत्यय के योग से जो शब्द नहीं बना है उसका चयन आपको करना है प्रश्न संख्या 1 में। तो थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 2। 2 कैसे विकल्प सही है साथियों? इसमें एक प्रत्यय इसमें क्यों नहीं लगा हुआ है? तो देखो, भूगोल प्लस ही भौगोलिक बनता है, संप्रदाय प्लस एक सांप्रदायिक बनता है, संस्कृति प्लस एक सांस्कृतिक बनता है। लेकिन साथियों, राजनीति प्लस एक राजनीतिक नहीं बनता है। राजनीतिक शब्द शुद्ध होता है, ये राजनीतिक शब्द एक अशुद्ध शब्द है, इसलिए आपके फिर इसमें दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। याद रखिएगा, राजनीतिक शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द है साथियों। राजनीतिक जो होता है, मैं लिख के बता देता हूँ, राजनीतिक ये शुद्ध शब्द होता है, इसलिए आपके दूसरा विकल्प इसमें सही है प्रश्न नंबर 1 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है या ए प्रत्यय है? तो देखो, राष्ट्रीय शब्द में मूल शब्द है राष्ट्र। क्या है? राष्ट्र है। और जब हम इसमें ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है राष्ट्रीय। मतलब कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई, बड़ा वाला। तो साथियों, यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 2 में, यही आपका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके, निम्न में से बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जलधि, जलज, जलद और इनमें से सभी। तो देखिए, बादल जो शब्द है, बादल का मतलब जलज तो होता नहीं है, जलद तो कमल का पर्याय है। और जो जलधि शब्द है साथियों, ये समुद्र का पर्याय होता है। किसका पर्याय होता है? ये समुद्र का। तो इसलिए ये दोनों गलत है, तो चौथा भी गलत है, अर्थात जलद। साथियों, जलद का अर्थ क्या होता है? बादल से लिया जाता है। तीसरे क्वेश्चन में आपके तीसरा विकल्प सही है। तो साथियों, इस प्रकार से आपके तीसरे क्वेश्चन में तीसरा ही विकल्प सही है प्रश्न 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। आपके चौथा क्वेश्चन देखेंगे। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है? ज्ञान कहलाता है, परिज्ञान कहलाता है, विद्वता कहलाता है और विवेक कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 4 में राइट आंसर बताइए। जो अच्छाई और बुराई की पहचान का जो गुण होता है, कि हम जो लोगों में अच्छाई और बुराई पहचान लेते हैं, तो साथियों इस गुण को किस नाम से जाना जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। इसको हम कहते हैं विवेक। विवेक का मतलब क्या होता है? अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण करना। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न संख्या 5 पर। तो चलिए देख लेते हैं आपके 5वें प्रश्न को। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? विदुषी, विद्वता, विधाता और इनमें से सभी। तो देखो, विद्वान विशेषण शब्द है, और इससे जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो विद्वान से भाववाचक संज्ञा क्या बनता है? विदुषी नहीं बनता है साथियों। विद्वान का तो ये लिंग परिवर्तन हुआ, विदुषी। ठीक है, विधाता भी नहीं बनता है, बल्कि विद्वता बनता है। सेकंड विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर। आपके 6वां क्वेश्चन है, यदि वह काम करे तो सफल हो जाए, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है और संकेतवाचक वाक्य है। तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। उसमें अगर आप यहाँ पर मिश्र वाक्य पे रह चुके हो तो फिर आपका आंसर क्या है? गलत है साथियों, क्योंकि यहाँ पर विधान मतलब ये जो मिश्र वाक्य है ये तो रचना की दृष्टि से है, और यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से पूछा है। तो यदि वह काम करे तो सफल हो जाए, ये एक संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। हालांकि ये एक मिश्र वाक्य भी है, लेकिन साथ में ये रचना के आधार पर मिश्र वाक्य होता है।
अर्थ के आधार पर मिश्र वाक्य नहीं होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो चलिए 7वें प्रश्न को देखेंगे। शिक्षार्थियों के सीखने में जो कमी रह जाती है उसके समाधान के बाद क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए, सतत अभ्यास कार्य होना चाहिए, छात्रों व अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न पूछ रहा है शिक्षार्थियों के सीखने में, मतलब बालक जो सीख रहे हैं उसमें कोई कमी रह जाती है, ठीक है, उसके समाधान के बाद। अब उसका समाधान कर ही लिया है तो फिर उपचारात्मक शिक्षण थोड़ी होगा साथियों, क्योंकि समाधान तो हो चुका है उसका, तो फिर उसका क्या होगा? सतत अभ्यास कार्य। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 8 को। क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न संख्या 8 में? अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। बंद मुट्ठी में क्या है, पर्दे के पीछे जाने क्या है, न जाने भाग्य में क्या लिखा है और ना जाने ऊँट किस करवट बैठ। तो यहाँ पर देखिए अनिश्चितता का भाव प्रकट करने वाले उपयुक्त मुहावरे का आपको चयन करना है। साथियों जो अनिश्चितता का भाव प्रकट करता है उस मुहावरे को हम क्या कहते हैं? न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। मतलब कुछ पता नहीं है, फिक्स नहीं है, इस करवट हो जाए, उस करवट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? जगत, श्रमिक, जाति और समाज। देखिए पुल्लिंग शब्द की बात की जा रही है, तो जो शब्द पुल्लिंग नहीं है, ठीक है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। तो साथियों जगत अच्छा होता है, एक पुल्लिंग शब्द है। श्रमिक अच्छा होता है, एक पुल्लिंग शब्द है। जाति अच्छी होती है, ये पुल्लिंग नहीं है बल्कि ये स्त्रीलिंग है। और समाज अच्छा होता है, ये भी पुल्लिंग है। तो यहाँ पर आपके चौथे विकल्प, दूसरे विकल्प, प्रथम विकल्प में तो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन आपका जो तीसरा विकल्प है ये एक स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है, क्योंकि जाति शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है, इसमें जो शब्द है जाति, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है साथियों। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। आपके 10वां प्रश्न देखिएगा। 10वें क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है आपसे? इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? जनता, लोग, आंसू और प्राण। तो देखिएगा सदैव बहुवचन में जो प्रयुक्त नहीं होता है उस शब्द का आपको चयन करना है मित्रों प्रश्न संख्या 10 में। तो यहाँ पर देखिएगा जो बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है उस शब्द को आपको देखना है। तो जो प्राण निकल गए, प्राण निकल गया कभी भी नहीं होता है, निकल गए साथियों, ये बहुवचन में सदैव प्रयुक्त होता है। आंसू आ गए शुद्ध होता है, आंसू आ गया गलत होता है, तो ये भी सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। लोग आ गए और लोग आ गया, तो साथियों लोग आ गए होता है, ये भी सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो पहला विकल्प है जनता, तो जनता शब्द क्या है साथियों? एक वचन में इसका प्रयोग किया जाता है, न कि बहुवचन में। आपके कौन सा विकल्प सही है? फिर यहाँ पर जो प्रथम विकल्प है ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। तो विकल्प 1 सही रहेगा आपके 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न को देखेंगे। सोहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। तो सोहेल की यह समस्या है। डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है और डिसप्रेक्सिया है। देखिए एक बालक है सोहेल नाम का, उसको पठन में कठिनाई आ रही है लेकिन वो समझने में उसका पक्ष बेहतर है। अवबोधन मतलब समझना, तो भाई पढ़ने में कठिनाई है ना, तो फिर पढ़ने वाली कठिनाई को हम डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं, जबकि लेखन से संबंधित कठिनाई को हम डिसग्राफिया के नाम से जानते हैं। गणना संबंधी कठिनाई को हम डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं साथियों। विकल्प आपका 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का मुख्य आधार है। पाठ्य पुस्तक है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना है या शब्दकोश देखना है। तो साथियों प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का तात्पर्य किससे लिया जाएगा साथियों? तो जो 12वां प्रश्न है इसमें आपका जो सही आंसर है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का मतलब होता है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, क्योंकि बालक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में ही अर्थ गढ़ना मतलब अर्थ को सीखना, अर्थ का निर्माण करता है। ठीक है, सेकंड विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं आपके 13वें क्वेश्चन को। ये देखिएगा, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? श्रवण कौशल का उनमें विकास होता है, लेखकों से परिचय उनको हो जाता है, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना और पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करना। तो प्रश्न संख्या 13 में राइट आंसर दीजिए साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। तो देखिए, बाल साहित्य मतलब बच्चों से संबंधित जो साहित्य होता है उसको कराने से जो लाभ मिलेगा छात्रों को, वो क्या मिलेगा आपको यही बताना है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बच्चों को विविधतापूर्ण शाब्दिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, क्योंकि बाल साहित्य में बच्चों की रुचि के अनुसार, आयु के अनुसार सामग्री होती है और विविधतापूर्ण सामग्री होती है साथियों। अलग अलग सामग्रियों को वो पढ़ेंगे तो बिल्कुल उसमें उनका एक तो मन लगा रहेगा, क्योंकि बाल साहित्य में बच्चों का मन लगना ही लगना है, कहानियाँ वगैरह उसमें होती है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 में सही है। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की अनुशंसा करता है? एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है। औपचारिक मूल्यांकन की अनुशंसा करता है, अनौपचारिक मूल्यांकन की अनुशंसा करता है, गहन मूल्यांकन की अनुशंसा करता है या सतत मूल्यांकन की अनुशंसा करता है? तो भाई 14वां प्रश्न तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। हम गहन और औपचारिक को तो एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से कक्षा 1 और कक्षा 2 की बात की जा रही है साथियों। देखो, कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो मूल्यांकन शुरुआती स्टेज है, तो 12 का मूल्यांकन आप बहुत ही मतलब यूँ नहीं है कि भाई औपचारिक रूप से करो, तो ये तो गलत हो गया। गहन भी नहीं होगा, अनौपचारिक या सतत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना जाता है वो है अनौपचारिक मूल्यांकन की अनुशंसा करता है। सतत मूल्यांकन भी इसका गलत आंसर नहीं होगा, लेकिन साथियों सतत का मतलब लगातार से लिया जाता है, लेकिन लगातार तो औपचारिक के अंतर्गत भी आता है, अनौपचारिक के अंतर्गत भी आता है। इसलिए सतत को प्रायोरिटी नहीं देकर अनौपचारिक को प्रायोरिटी दी जाती है। अनौपचारिक का मतलब होता है कभी भी कहीं भी बिना किसी औपचारिकता के, उनको बिना किसी अंक भार के, उनको बिना किसी डर के माहौल के, उनका जो हम मूल्यांकन कर लेते हैं प्रेक्षण के आधार पर ही, तो साथियों वो होता है अनौपचारिक मूल्यांकन, जो कि एनसीएफ 2005 बताता है कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन के लिए। दूसरा ही विकल्प सही है प्रश्न नंबर 14 में, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि नहीं 14 में तो भाई चौथा विकल्प सही रहेगा, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। 15वां क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, प्रत्यक्ष हस्तपरक की अनुभव, ठीक है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की बात की जा रही है, तो प्रेरणा, नियोजन कोई नहीं, ये तीनों आपके आंसर नहीं रहेंगे। आंसर रहेगा क्रियाशीलता का जो सिद्धांत होता है। क्रियाशीलता मतलब जिसमें करके सीखा जाता है, तो जिसमें करके सीखेंगे उसी में तो हस्तपरक अनुभव प्राप्त होंगे। इसलिए आपके प्रथम विकल्प प्रश्न संख्या 15 में सही है साथियों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। 16वां प्रश्न, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत का विकास किस स्तर पर शिक्षण को ध्यान में रखकर किया जाता है? विश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, संश्लेषण विधि और आगमन विधि। तो देखिए, एक होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत और एक होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत। तो जो विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत है वो आगमन विधि में चलता है, और जो विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर है वो निगमन विधि में चलता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है। आगमन विधि के जो अन्य सोपान होते हैं, एक उदाहरण से नियम की ओर भी होता है, एक ज्ञात से अज्ञात की ओर भी होता है, एक पूर्ण से अंश की ओर भी होता है, और एक सरल से कठिन की ओर भी होता है। तो इस प्रकार ये आगमन विधि के सिद्धांत चलते हैं, याद रखिएगा सारे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो आपके 17वां क्वेश्चन है, भंडारकर विधि नाम से प्रचलित विधि है व्याख्यान विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, कथा कथन विधि और पारायण विधि। देखिए, भंडारकर विधि का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा, बहुत ही प्रसिद्ध विधि है साथियों। विगत कुछ वर्षों में इस विधि से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा भंडारकर विधि अन्य किस नाम से भी प्रचलित है? व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। माइकल सेमर द्वारा प्रतिपादित विधि है, ध्वन्यात्मक विधि इन्होंने दी थी, अनुकरण विधि इन्होंने दी थी, शब्द विधि दी थी, या इनमें से सभी? तो साथियों, माइकल सेमर के द्वारा जो विधि दी गई थी
उसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर प्रश्न संख्या 18 में कौन सा विकल्प रहेगा, थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि स्मरण पर आधारित प्रश्न है तो हो सकता है सोचने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए या फिर कोई और चीज़ हो जाए, अर्धचेतन में रहे कि भाई बाहर ही नहीं आ रहा है। तो राइट आंसर जो रहेगा माइकल सेमर के द्वारा जो विधि प्रतिपादित की गई थी वो है ध्वन्यात्मक विधि। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन, आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कितनी है, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, वे क्या जानते हैं और क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो पोर्टफोलियो फाइल कक्षा 1 से और 5 तक बनाई जाती है, याद रखिएगा। और इस पोर्टफोलियो फाइल में क्या होता है, बच्चे की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखा जाता है साथियों। पोर्टफोलियो के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों की जो प्रगति है क्रमशः किस प्रकार से हो रही है। चौथा विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। ये रहा आपके 20वां प्रश्न। शिक्षक की देखरेख में शिक्षण किस विधि में कराया जाता है। कहानी विधि में, भ्रमण विधि में, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में और प्रश्नोत्तर विधि में। तो भाई हो सकता है आपको लगता है कि यार चारों ही विकल्प में देखरेख तो शिक्षक करता ही है, तो फिर कौन सा आंसर सही माने इसमें। 20वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर माना जाएगा साथियों, देखिए कहानी विधि में क्या होता है, शिक्षक कहानी सुना रहा है, छात्र कहानी सुन रहे हैं। भ्रमण विधि में क्या होता है कि भाई छात्रों को भ्रमण पे ले जाया जाता है और छात्र उस चीज़ का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं। लेकिन पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में छात्र अध्ययन करते हैं और शिक्षक उनका अवलोकन करता है। उनकी देखरेख में ही साथियों छात्रों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो है उसमें शिक्षक की देखरेख में शिक्षण कार्य होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सबसे बेटर विकल्प है साथियों चारों ही विकल्पों में से। तो आपका थर्ड विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो आपके 21वां प्रश्न, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का अभिप्राय है। अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन करना, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन करना, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना और अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय करना। तो देखिए जब अध्यापक के द्वारा नाटक का अभिनय किया जाता है तो उसको आदर्श अभिनय के नाम से जाना जाता है। लेकिन वाचिक अभिनय की बात की जा रही है तो वाचिक अभिनय में क्या होता है, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोले जाते हैं साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके 21वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। तो चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए आपके 22वें क्वेश्चन को, विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य होता है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिले, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिले, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापकों को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो देखिए विद्यालय या जो कक्षा होती है जहाँ बच्चा पढ़ने आता है, सीखने आता है, उसमें समृद्ध भाषाई परिवेश जो होता है साथियों, इसका अर्थ किससे लिया जाता है। तो समृद्ध भाषाई परिवेश का मतलब होता है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, जो चारों ही भाषाई कौशल होते हैं, इसके अधिक से अधिक अवसर यदि बालक को मिलेंगे तो फिर वो ही समृद्ध भाषाई परिवेश के अंतर्गत आता है। आपका यहाँ पर सेकंड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 23 को। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम 23वें प्रश्न की ओर। ये देखिए 23वें क्वेश्चन को, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति करना, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो प्रश्न को समझिएगा, अच्छे से देखिएगा और फिर उत्तर का चयन कीजिएगा साथियों। बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसके बारे में बात की जा रही है। मौखिक अभिव्यक्ति का जो विकास है उसका अर्थ किससे नहीं लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 23 में राइट आंसर क्या रहेगा आपके विकल्प नंबर 2, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। अगर किसी कहानी को सुन रहे हैं और उसको बिल्कुल वैसा ही दोहरा दिया तो वो तो रटना हो गया ना, फिर साथियों ये फिर सही अर्थ नहीं होता है। इसलिए आपके प्रश्न नंबर 23 में राइट आंसर कौन सा रहेगा, दूसरा विकल्प। बाकी जो पहला विकल्प कह रहा है कि वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, मतलब वाद विवाद कोई प्रोग्राम है, कोई कार्यक्रम है, उसमें वाद विवाद करवाया जा रहा है तो बेझिझक बिना किसी झिझक के बोलना, ये भी मौखिक अभिव्यक्ति का अच्छा उदाहरण है। अपनी कल्पनाएं, जो उसकी बालक की सोच है, कल्पनाएं हैं जो वो सोचता है, उसको वो मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर रहा है तो ये भी मौखिक अभिव्यक्ति का बेस्ट उदाहरण है। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह कर रहा है वो, तो ये भी मौखिक अभिव्यक्ति का अच्छा उदाहरण है। लेकिन यहाँ सेकंड विकल्प अच्छा उदाहरण नहीं है, इसलिए यही आपका राइट आंसर रहेगा साथियों। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। आपके 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किसमें हुआ है? अच्छे से सुनना, प्रश्न को समझना और सही उत्तर का चयन करना। पहला है पर्यावरण, दूसरा है अलंकार, तीसरा है तिरोभाव और चौथा है अपहरण। बताइए कौन सा वो विकल्प है जिसमें एक से अधिक दो भी हो सकते हैं, तीन भी, वो तो आपके ऊपर है, देख लेना आप कौन सा आंसर है। देखो बात करें पर्यावरण की तो पर्यावरण शब्द का निर्माण हुआ है परि प्लस आ प्लस वरण। शब्द क्या बन जाता है? पर्यावरण बन जाता है। इसमें परि उपसर्ग भी लगा हुआ है, आ उपसर्ग भी लगा हुआ है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 24 में। बाकी के विकल्पों को अगर हम देखें, अलंकार में अलम लगा हुआ है साथियों, ठीक है, दो नहीं है। तिरोभाव में तिरह लगा हुआ है, अपहरण में अप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ ओनली प्रथम विकल्प ही आपके प्रश्न संख्या 24 में सही है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। 25वें प्रश्न को समझना, कमेंट करके जाइएगा वीडियो के लास्ट में कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और मैंने आपसे क्या कहा है कि भाई आपका साइकोलॉजी का टेस्ट 10 बजे से 12 बजे के बीच में आएगा, तो टाइम का विशेष ध्यान रखें। 10 बजे से 12 बजे तक कभी भी टेस्ट आ सकता है। जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं इसी प्रकार से लास्ट तक होना भी चाहिए, ठीक। देखा है मैंने कि भाई तैयारी कितनी तेज हो चुकी है सभी की। देखो नाखून चबाना ऐसी चीज़ें ये तैयारी करते टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखो 25वें क्वेश्चन विराम चिन्ह से प्रश्न है। तो जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, मतलब वाक्य के अंत की बात की जा रही है, विचार के तार एकदम टूट जाए, तो साथियों इस स्थान पर हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं कि भाई रोक दो उस वाक्य को। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 को देखेंगे साथ। तो आपके प्रश्न संख्या 26 है मित्रों, निम्न में से शुद्ध शब्द है, ठीक है, शुद्ध शब्द है उल्लंघन, जिज्ञासा, देवनागरी और रविंद्र। देखिए शुद्ध शब्द की बात करें अगर अपन, तो यहाँ 3 विकल्प तो फिर अशुद्ध रहेंगे और एक शुद्ध रहेगा। तो उस अशुद्ध विकल्पों को देखेंगे एक बार। जो रविंद्र शब्द है ये इस प्रकार से, रवि प्लस इंद्र, दीर्घ संधि हो जाती है ना, तो इसमें तो रविंद्र इस प्रकार से लिखते हैं साथियों, ये अशुद्ध है। जो देवनागरी शब्द होता है, देवनागरी नहीं होता है बल्कि शब्द होता है देवनागरी, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये भी देवनागरी नहीं होता, ये भी गलत हो गया। जो जिज्ञासा शब्द है इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है बल्कि जिज्ञासा तो ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। ये भी फिर क्या हो गया? अशुद्ध हो गया साथियों। उल्लंघन, साथियों उल्लंघन शब्द उत प्लस लंघन, उल्लंघन शब्द बनता है बिल्कुल। यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न संख्या 26 में, ये एक शुद्ध शब्द का उदाहरण है। तो प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 26 में, क्योंकि उल्लंघन को इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27वां प्रश्न देखेंगे साथियों, इनमें से कौन सी संधि गलत है? प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, नय प्लस अन, नयन, अधः प्लस पतन, अधोपतन, सदा प्लस एव, सदैव। तो देखो संधि गलत है, गलत संधि की बात की जा रही है साथियों। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार बनता है और ये यन संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है ये। तो नयन देखेंगे तो नयन का विच्छेद होता है, ने प्लस अन बराबर नयन, शब्द बिल्कुल सही है और ये अयादी संधि का उदाहरण है, इसमें भी कोई कमी या त्रुटि नहीं है। शब्द है अधः पतन, अधः प्लस पतन। तो साथियों अधः पतन शब्द अधोपतन नहीं होता है, ये एक गलत है। अधः पतन बिल्कुल गलत शब्द है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है इसमें संधि गलत हो रखी है। बाकी सदा प्लस एव सदैव ही होता है और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है साथियों, ठीक है। तो यहाँ चौथा विकल्प, दूसरा विकल्प, पहला विकल्प, तीनों तो शुद्ध है, लेकिन अधः पतन से अधोपतन बना है, ये गलत है। तो थर्ड विकल्प आपके 27वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। 28वां क्वेश्चन सुनिएगा सभी थोड़ा ध्यान लगाकर। दिशांत पौधों को पानी दे रहा था, ठीक है। वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है और आसन्न भूतकाल है। तो देखिए
दिशांत क्या कर रहा है, पौधों को पानी दे रहा था। दे रहा था मतलब पहले की बात है, तो दिशांत पौधों को पानी दे रहा था पहले की बात है, तो भूतकाल में चला जाएगा, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल तो गलत हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 में देखो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि भाई दिशांत ने पौधों को पानी दे दिया था, पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ें होता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है, दिशांत पौधों को पानी दे रहा था वाक्य में, अपूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 29 को देखेंगे। तो 29वां क्वेश्चन, 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ है धन जोड़ने में लगे रहना, मूर्खता के कार्य करना, किसी चक्कर में पड़ जाना और इनमें से सभी। तो देखो एक मुहावरा आता है 99 के फेर में पड़ना। कोई कहता है कि अरे वो तो 99 के फेर में पड़ गया, अर्थात वो धन जोड़ने में लगा रहता है साथियों, उसके लिए ही 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर करिएगा साथियों। देखिए कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये भी बता के जाइए। इस प्रश्न में हमको डाउट है तो उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। देख लेते हैं अंतिम और 30वें प्रश्न को। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, उल्लास, हरकत, हमला और हवाला। तो देखो हवाला, हवाला एक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। हमला, यहाँ पर हमला भी पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, ठीक है। अब हरकत, तो हरकत अच्छा होता है या हरकत अच्छी होती है? अच्छी होती है हरकत। तो फिर हरकत शब्द क्या है, स्त्रीलिंग का उदाहरण है। बाकी उल्लास, तो उल्लास भी अच्छा होता है, ये भी पुल्लिंग का ही उदाहरण है। आपके 30वें क्वेश्चन में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है साथियों। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। इसके बाद में मैं आपको वापस बता दे रहा हूँ कि 10 से 12 के बीच में आपके साइकोलॉजी का टेस्ट आ जाएगा। वीडियो को देखना बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं आप साइकोलॉजी वाले टेस्ट में। आज का ये सेकंड टेस्ट था। पर्यावरण का आज फर्स्ट टेस्ट ही डाल दिया था मैंने। आज पर्यावरण का पहले नंबर का टेस्ट था, तो 3 बजे पर्यावरण का नहीं आएगा क्योंकि पर्यावरण का टेस्ट डल चुका है। तो चलिए मिलते हैं आप साइकोलॉजी वाले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।